नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आज आपके सामने हैं मुख्तार अब्बास नकवी। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के वो चेहरे जो अल्पसंख्यक मामले पर न सिर्फ अपनी राय मुख्तलिफ तरीके से रखते हैं, बल्कि जब भी भारतीय जनता पार्टी पर अगर कोई संकट के बादल मंडराएं तो संकट मोचक के तौर पर सबसे आगे भी रहते हैं। वरिष्ठ प्रवक्ता ही नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नकवी साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अगर आपके मंत्रालय की बात की जाए, 3 साल मोदी सरकार को हो चुके हैं। आपके मंत्रालय को लेकर लोगों के दिलों में संशय बहुत है, लेकिन जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो बताते हैं कि उपलब्धियां भी कई हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप उपलब्धियों की बात करें, क्योंकि संशय की फहरिस्त तो बड़ी लंबी है। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे कि हमें संतोष है कि बिना तुष्टीकरण के सशक्तिकरण कैसे किया जा सकता है, ये हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया बल्कि इसको ज़मीन पे उतार के दिखाया। एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट। अभी तक क्या होता था, इन अगर 7 दशकों का आप इतिहास देखेंगे तो सिर्फ अपीजमेंट, तुष्टीकरण, अपीजमेंट, तुष्टीकरण, अपीजमेंट, तुष्टीकरण का मतलब ये होता है सिर्फ खुश करने वाली बात करो जी, और कुछ करो नहीं। इन 3 सालों में हमने कोशिश की कि लोगों के में विकास का भी माहौल पैदा हो, विश्वास का भी माहौल पैदा हो। और अब एक सवाल है आपके सामने जी, आपके मंत्रालय की रिपोर्ट के हिसाब से जो आज आप खर्च कर रहे हैं धनराशि, वो 2013-14 के मुकाबले तकरीबन 36 से 38% ज़्यादा है जी। हज के कोटे को लेकर भी आपका मंत्रालय कहता है कि आपने कोटे को बढ़ाने में पुरजोर मेहनत की और वहाँ आगे बढ़ते दिखाई दिए। शिल्पकारों के लिए भी आपने कई इस तरह की योजनाएं, जो आप खुद ही कह रहे हैं। इसके बावजूद अल्पसंख्यक समुदाय हमेशा सशंकित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम सुरक्षित नहीं हैं, हमें रोजगार मुहैया नहीं है और हमारे बुनियादी अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, मैंने बहुत पहले एक किताब पढ़ी थी डॉक्टर लोहिया की। उन्होंने एक चीज़ अल्पसंख्यकों के लिए कही थी कि अल्पसंख्यक समाज का एक कैरेक्टर है पूरे विश्व में कि वो थोड़ा सशंकित भी रहता है, डरा भी रहता है और थोड़ा असुरक्षित भी अपने को महसूस करता है। ये कैरेक्टर उन्होंने लिखा था। और इसलिए जो है वो जो सरकारें होती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो शंकाएँ हैं और किसी तरह का ऐसा माहौल उनको जो है वो डर पैदा करे, वो ना होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब गरीबों और गरीबी को जो है फोकस किया, तो अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो अल्पसंख्यकों में और ख़ासतौर से मुसलमानों में गरीबी है। अशिक्षा सबसे ज़्यादा उसमें है। मैंने अभी इस बीच में 1 साल के अंदर मैंने एक सर्वे करवाया। मैंने कहा कि भाई पता लगाओ कि ये जो ड्रॉप आउट्स हैं, बीच बीच में स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, वो कितने हैं। तो पता लगा कि मोर देन 60 से 70% जो है ड्रॉप आउट सिर्फ मुस्लिम्स में पाए जाते हैं, जो स्कूल जाते हैं 6 महीने में वापस चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? आर्थिक कारण है, उसके सामाजिक कारण है, परिवेश है। तो वो जो माहौल है, इसीलिए हमने तहरीक तालीम का ऐलान किया है कि हम तहरीक तालीम पे APJ अब्दुल कलाम साहब के जन्मदिन जो है 15 अक्टूबर से शुरू करेंगे। तो तहरीक तालीम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम उसमें कोई नारेबाजी और कोई शोशेबाजी करेंगे। हम इस बीच में जो दौरान है ये अक्टूबर तक का, उसमें हमारी कोशिश है कि 100 ज़िलों में 1000 से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थानों की हम स्थापना कर सकें। कुछ हमने बनवा रखे हैं, वो बंद पड़े होंगे, उसको हम शुरू कर सकें। और साथ ही साथ जो है हम शिक्षा के क्षेत्र में जो उनके अंदर परेशानी और जिस वजह से वो शिक्षा के मंदिरों में नहीं जा पाते जी, उस आर्थिक व्यवस्था करें। जैसे ड्रॉप आउट की बात थी, तो हम अभी तक स्कॉलरशिप जो है वो आफ्टर 10th मिलती थी, हमने कर दिया है कि 9th से स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाएगी। हमने किया 3T, टिफ़िन, टीचर, टिफ़िन, टॉयलेट, कि हर स्कूल को हम टीचर की व्यवस्था देंगे अगर जो भी हमसे मदद मांगेगा। हम मिड डे मील देंगे। बहुत से स्कूलों में, बहुत से मदरसों में मिड डे मील नहीं मिलता। और टॉयलेट की व्यवस्था हमने कहा हम हर जगह पे करेंगे, कोई भी स्कूल हो। मदरसों की बात की तो ये सवाल दीगर है कि हमारे देश में तकरीबन 6000 से ज़्यादा ऐसे मदरसे हैं जो कि बिना किसी एफिलिएशन के अपनी तमाम चीज़ों को चला रहे हैं, तंजीम को चला रहे हैं। क्या सरकार को ये ज़रूरी नहीं लगता कि मदरसों को भी एक करिकुलम के तहत रखा जाए ताकि वहाँ के शिक्षण स्तर दरअसल आगे बढ़ता दिखाई दे? देखिए, हमारा मानना है कि बहुत से मदरसे बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। बहुत सी जगह पर मदरसों को लेकर शंकाएं और बहुत से जगहों पे सवाल उठते हैं। इसीलिए हमारा कहना है कि जो मदरसे हैं वो मुख्य धारा की शिक्षा, यानी हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, मैथ है, कंप्यूटर वगैरह की जो सारी शिक्षाएं हैं वो शिक्षाओं को भी दें। नकवी साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि मदरसों को लेकर
कई भारतीय जनता पार्टी के सांसद जैसे कि साक्षी महाराज जब सांसद रहे थे योगी आदित्यनाथ तब इस तरह के बयान देते रहे कि मदरसों में आतंकवाद को फैलाने की कोशिश की जाती है, आतंकवादी पैदा होते हैं। और बहुत बड़ा अल्पसंख्यक तबका इसे मानता है कि भाई बीजेपी के नेता तो मदरसों को हे दृष्टि से देखते हैं। क्या ये वास्तविकता है? देखिए, मदरसों की शिक्षा ही क्यों हो, पहली बात तो एक सवाल होता है। आप शिक्षा के मंदिर जो है या शैक्षिक संस्थान जो है वो और भी होने चाहिए। मदरसे भी ठीक है, मदरसे जो है वो धार्मिक शिक्षा या दीनियात के लिए तो ठीक है। मदरसों में, जिन मदरसों में जो है वो और भी शिक्षा पढ़ाई जा रही है वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर शुद्ध रूप से आप सिर्फ उसको धार्मिक शिक्षा के लिए केंद्र रखेंगे तो आज जैसे पूरी दुनिया में माहौल है उस तरह के सवाल लोग करेंगे। लेकिन मेरा जो अगर व्यक्तिगत मानना है, जो मेरा आकलन है, वो बहुत से मदरसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई भी मदरसा ऐसा नहीं दिखता मुझे कि आतंकवाद का अड्डा या केंद्र होगा, और ना हो सकता है। तो आपके मित्रगण जो बातें कहते हैं उसमें आपको नहीं, सच्चाई उन्होंने एक पर्टिकुलर कहीं की एक दो घटनाएं बताई होंगी, एक दो घटनाएं ऐसी हुई। हाँ, ये तो अपवाद घटनाएं सभी जगह होती हैं। नकवी साहब, जाहिर सी बात है आपके जवाबों का सानी कोई नहीं है। ये बताइए, ट्रिपल तलाक का मुद्दा, इस पर सबसे पहले हम एक छोटी सी कथनी प्रधानमंत्री जी की आपको दिखाना चाहते हैं, उसके बाद इस पर बहस आगे करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर से कहा कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर कैसे इसे राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। आइए देखते हैं। ये भारत की मिट्टी की ताकत है कि 3 तलाक के संकट से गुजर रही हमारी माताओं बहनों को भी बचाने के लिए उसी समाज से लोग आएंगे। और मैं मुसलमान समाज के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इस मसले को राजनीति के दायरे में मत जाने दीजिए। आप आगे आइए, समस्या का समाधान कीजिए, और वो समाधान का आनंद कुछ और होगा। आने वाली पीढ़ियों तक उससे ताकत मिलेगी। नकवी साहब, प्रधानमंत्री जी का ये बयान किसी भी तरीके से सांप्रदायिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। इसके बावजूद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो आज इसका न सिर्फ विरोध कर रहे हैं बल्कि उनके नुमाइंदे कपिल सिब्बल कोर्ट में ये कहते हैं कि 1400 साल पुरानी परिपाटी है ट्रिपल तलाक और इस पर किसी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं। देखिए, हमारे देश की जो संस्कृति है, जो हमारे देश के संस्कार हैं, वो सुधार के संस्कार हैं। और हमारे जो सुधार की संस्कृति और संस्कार हैं उसका ये प्रमाण है कि इतनी ओपन हमारी सोसाइटी है, इतनी ओपन डेमोक्रेसी है कि अगर आप देखें, जब सती प्रथा की बात आई थी तो उस वक्त यही कहा गया था कि ये आस्था का विषय है। कुछ लोगों के द्वारा तर्क दिया गया था और इस आस्था के विषय पर जो है वो किसी भी तरह की बदलाव की बात हो ही नहीं सकती। लेकिन समाज के अंदर से आवाज़ उठना शुरू हुई, एक पूरे देश में राष्ट्रीय बहस हुई और सती प्रथा ख़त्म हुई और कानून बना। बाल विवाह पे भी ऐसे ही देखेंगे आप करने साहब, वो तो हमारे वर्षों से, सदियों का ये परंपरा है, आस्थाएं हैं, इस पे आप क्यों रोक लगा रहे हैं? लेकिन वो भी बाल विवाह भी ख़त्म हुआ और ऐसे एक लंबी श्रृंखला है जो सुधार देश ने किया है। इसी तरह से जो ट्रिपल तलाक है वो कुरीतियों कुप्रथाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और कुरीतियों और कुप्रथाओं पर सुधार होना ही चाहिए। और मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी है, कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुन रही है वो तो ठीक है, उस सबसे ज़्यादा खुशी है कि इस पर एक राष्ट्रीय चर्चा और राष्ट्रीय बहस शुरू हुई है। इसमें विपक्ष में भी लोग अपनी बात कह रहे हैं, पक्ष में भी कह रहे हैं और समाज के अंदर से ही बदलाव की आवाज़ें उठ रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत सकारात्मक बात है और हम मानते हैं कि ये जो सकारात्मक चर्चा का मंथन चल रहा है इसमें अमृत निकलेगा। नकवी साहब, फिर ऐसा क्यों है कि एक बड़ा मुस्लिम तबका ये मानता है कि दरअसल आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, ये उसकी पहली कड़ी है और धीरे से आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे? देखिए, एक बात समझिए आप, जो लोग ये बात कहते हैं वो या तो अज्ञानी हैं या उनको मोदी जी के काम करने के तरीके की जानकारी नहीं है। अगर मोदी जी चाहते तो ये ज़रूरत थोड़ी सी राष्ट्रीय बहस की, ट्रिपल तलाक खत्म करने के लिए कानून पार्लियामेंट में आ जाता। हाँ, तो यही तो बात है कि पार्लियामेंट में इस पर चर्चा नहीं। कांग्रेस यही कहती है, नहीं, कांग्रेस आपके ऊपर यही आरोप लगा रही है और कई कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं भाई पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं की? अरे भाई, पार्लियामेंट में लेकर आइए, महिलाओं के प्रति अगर आप इतने संवेदनशील। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय बहस जब हो रही है जो सुप्रीम कोर्ट इस बारे में चर्चा कर रहा है, उसके बाद जो चीज़ें निकलेंगी उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो वो पार्लियामेंट में भी आएंगे, पार्लियामेंट में कानून बनेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो इसको कॉमन सिविल कोड के साथ जोड़ के करा जा रहा है, देखिए लॉ कमीशन ने जनमत संग्रह शुरू किया और एक रायशुमारी शुरू की, भाई ये कॉमन सिविल कोड के बारे में, ट्रिपल तलाक के बारे में सभी स्टेक होल्डर से, पॉलिटिकल पार्टीज से, सभी धार्मिक संगठनों से, सामाजिक संगठनों से पूछा। कुछ लोगों ने जवाब दिया, कुछ लोगों ने जवाब नहीं दिया, कुछ लोगों ने पक्ष में दिया, कुछ लोगों ने विपक्ष में दिया, लेकिन वो प्रक्रिया हुई।
अब जो है वो ट्रिपल जो कॉमन सिविल कोड है, कोई स्काई लैब नहीं ऊपर से गिरेगा और आ जाएगा जी। उसमें भी राष्ट्रीय बहस और राष्ट्रीय सहमति के साथ ही वो होगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आज बदलाव की तरफ बढ़ चुका है समाज जी। और उस बदलाव को रोकने की आप कितनी भी कोशिश करेंगे वो बदलाव होगा, लेकिन वो बदलाव कतई जो है वो न इस्लाम में दखलंदाजी है, ना तो मज़हब के किसी काम में दखलंदाजी है, और ना तो जो धार्मिक लोग हैं उन पर उनके ऊपर कोई बंदिश है। ये तो जो हम देश संविधान से चलेगा, कोई शरीयत से तो नहीं चलता देश। और संविधान ने जो है वो जेंडर इक्वलिटी और लैंगिक समानता की गारंटी दी है। अब जब गारंटी दी है तो भैया उस गारंटी को तो आज कोई भी सरकार होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस संविधान के की गारंटी को जो है वो इंश्योर कराए। अब नकवी साहब, दरअसल मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके ऊपर यकीन नहीं होता, और उसका सूचक है एक और, मैं आपको कोट दिखा रहा हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के बाद ये बातें कही, तो आइए सबसे पहले उसको देख लेते हैं और उसके बाद फिर चर्चा करते हैं कि दरअसल क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे लोग आपके ऊपर। अकबर, औरंगजेब, बाबर, जब भी इनकी पहचान होगी एक आक्रांता के रूप में होगी, उनको भारत के साथ उनका कोई रिश्ता न कभी था और न कभी हो पाएगा। जिस दिन हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे सज्जनों, उस दिन इस देश की सारी समस्याओं का समाधान स्वतः होगा। योगी जी के इस कथन के बाद चर्चा ये होने लगी कि क्या मुगलिया सल्तनत को हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते? क्या ये हमारे इतिहास का नहीं, और अगर इतिहास का नहीं है तो क्या हम आज मुसलमानों का अपना नहीं मानते? नहीं, ये कैसे, कौन कह सकता है कि क्या औरंगजेब हमारा कहाँ से आदर्श हो जाएगा? लेकिन अकबर को तो मानते रहे। जो आक्रामक थे, जिन्होंने आक्रमण किया, जिन्होंने जो है वो देश के इतिहास को नुकसान पहुंचाया, वो मुगलिया हों या अंग्रेज़ रहे हों या कोई और रहा हो जी, उनके प्रति तो निश्चित तौर से देश में वो तो सम्मान नहीं होगा। लेकिन मुगलों में भी बहुत से अच्छे लोग थे जिन्होंने देश के संस्कृति और देश के संस्कारों को मजबूत करने का काम किया। आप दारा शिकोह का नाम लेते हैं, अकबर का नाम नहीं, दारा शिकोह का इसलिए लेते हैं कि उन्होंने जो है वो देश के संस्कृति और संस्कारों के साथ अपने को जोड़ा। इवन अकबर ने भी जोड़ा, ऐसा नहीं है, वो अकबर का कोई विरोध नहीं करता। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखिए हमें समझना पड़ेगा कि जब ये बातें लोग करते हैं जी, तो हमें जो है वो आज के माहौल में, आज के हालात में देश में क्या हुआ है। देश में आज जो है वो ख़ासतौर से अगर यूपी की बात देखिए या मोदी जी के 3 सालों के आने के बाद, एक भी आप नहीं बता सकते कि एक भी देश में कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ हो। पश्चिम बंगाल में ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। एक भी पश्चिम बंगाल में जो अपवाद में हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी जो दंगे हुए हैं, बार बार यहाँ से एडवाइजरी होम मिनिस्ट्री की भी हमने खुद वहाँ पर वहाँ की सरकार को कहा। खान का मामला आप अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल। मैं पहले ज़रा उसका एक वीडियो और उसके साथ साथ उस परिवार की बातें आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा देखिए। ये तमाम मैं और भी कई वीडियोस दिखा रहा हूँ जो गौरक्षकों ने तथाकथित तौर पर उन लोगों के साथ ये सलूक किया जो गाय को लेकर कहीं जा रहे हैं। ये पहलू खान का वो वीडियो आप देखिए, एक 55 साल के बुजुर्ग के किस तरह से सड़क पर धुलाई हुई। और आइए अब पहलू खान के बेटे ने क्या कहा ये भी हम आपको दिखाते हैं। उधर से हमने भैंसों को ले गए थे, भैंस तो मिली नहीं, महंगाई ज़्यादा ही, इसलिए हमने 2 गाय ले ली दुधारू। हमने कही थी भाई साहब जयपुर से आए थे, मेले से आए थे, ये हमारे पास रवन्नर है। उसने रवन्ना हाथ में लेकर फाड़ कर फेंक दिया। उसने कही मैं वो इसको मारो। हमको इतना मारा, यानी कि इतना मारा हमको बेसुध कर दे, यानी कि हमारा पिता को भी हमारे ही आगे मारा। हाँ, कार्रवाई करना चाहेंगे जी। हमारा आदमी चला गया तो फिर हमने क्या लेना देना है किसी से, हमारे कोई क्या लगे। इन्हें मारा था, हमारा आदमी ने मारा था रोड पे पटक के। हमारा आदमी निर्दोष था। हमारा आदमी क्या दोष था, रोड पे चलते को मार दिया हमारा आदमी। पहलू खान का ये मामला, हम चलिए राज्यसभा में जो हुआ उसके बारे में चर्चा नहीं करते। मैं ये मानता हूँ कि ये जो है वो कम्युनलिज्म नहीं है, क्राइम है, शुद्ध रूप से क्राइम है। और ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं जी, जो कि गोरक्षक बन करके उसका चोला पहन करके इस तरह की चीज़ें करते हैं, वो शुद्ध रूप से क्रिमिनल हैं और उनका सिर्फ एक मकसद है क्राइम, क्राइम और क्राइम। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कानून के तहत, कड़े प्रावधानों के तहत जहाँ पे हो रहा है कार्रवाई भी हो रही है। नकवी साहब, आप एक बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, इसलिए एक बड़ा सीधा और साधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। क्या आज आपको नहीं लगता कि कुछ एक लोग जो अपने आप को विदिन कोट्स हिंदूवादी कहते हैं, वो ज़बरदस्ती बात का बतंगड़ बनाते हैं
ट्विटर पर ट्रोल बन जाते हैं, कोई अपनी बात कहता है तो उसके ऊपर आक्रामक रवैया इख्तियार कर लेते हैं। यहाँ तक कि अगर आप सही तरीके से कोई बात कहने की कोशिश करें तो आपको गैर राष्ट्रवादी और न जाने क्या क्या कह दिया जाता है। ये क्या है, ये कौन सा वो तबका है? क्या है कि राष्ट्रवाद का कोई प्रमाण पत्र लेके जो लोग घूम रहे हैं जी, वो तो बहुत गलत है। कि आप साहब दो एक बहुत प्रमाण पत्र आजकल सबसे आसानी से मिलते हैं कि एक तो सेकुलरिज्म का प्रमाण पत्र और एक नेशनलिज्म का। जी, जो ट्विटर या फेसबुक या जो सोशल मीडिया है जी, उसका इस्तेमाल जो है वो समाज में बिखराव और टकराव पैदा करने के लिए, समाज में जो है वो जहर घोलने के लिए नहीं होना चाहिए। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो है वो कुछ कानूनी व्यवस्था होने की ज़रूरत है, क्योंकि आज पूरा विश्व जो है वो इस तरह के जो सोशल मीडिया है उसके तमाम जो दुष्प्रचार है उससे जो है वो चिंतित है। बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए और हमें शुभकामनाएं, ताकि कम से कम आप अपने लक्ष्य को पा सकें।